हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, आपका ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको टोटली 100% फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने आपको 2 वीडियो फ्री में दिए और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर क्लास के लिए इतना स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा या इतना कोई स्कीम लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी क्लास में जाकर कुछ भी देखना चाहते हैं आपको टोटली फ्री प्रोवाइड होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी का स्टडी बहुत ही स्मूथली चलती रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये टेस्ट पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम इसका आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो देखते हैं कि ये कौन सी क्लास का है और कौन सा चैप्टर है। तो क्लास है हमारी 10th हिंदी कोर्स बी, संचयन भाग 2, पाठ है 1, हरिहर काका। तो ये जो पार्ट था इसमें देखा था किस तरीके से संपत्ति के लालच में जो है एक बूढ़े व्यक्ति को किस तरीके से ठाकुरवाड़ी के महंत और खुद जो है उस बूढ़े व्यक्ति के परिवार वाले प्रताड़ित करते हैं, कैसे वो परेशान हो जाते हैं। उनकी कोई सेवा नहीं करना चाहता मगर उनकी सारी प्रॉपर्टी को ले लेना चाहता है। तो ये हमने पार्ट पढ़ा था। अब इसी पे आधारित हमने आपको टेस्ट पेपर दिया था, पीडीएफ आपको मिल चुका है, आप सॉल्व भी कर चुके होंगे। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग अब हम अपना सॉल्यूशन आज लेकर आए हैं। अब उनसे अपने आंसर आप मिलाइएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न संख्या 1 आ रही है, हरिहर काका कहानी के लेखक कौन है। ये जो कहानी हमने पढ़ी अभी हरिहर काका, इसको लिखा किसने था। इसमें एक चीज़ हम आपको और बता दें, जिसने भी ये कहानी लिखी, मतलब जो हमारे लेखक हैं अभी हम बताएंगे आपको, तो जो हमारे लेखक हैं उनसे बहुत अटैच, क्योंकि हरिहर काका उनके खुद के बहुत ही परम प्रिय थे, तभी उन्होंने लिखा। क्योंकि कहानी लेखक के गांव की ही है, वहाँ पर ही एक व्यक्ति हरिहर काका के नाम से थे, उन्हीं की पूरी कहानी लेखक ने हमारे सामने रखी है। तो इस कहानी के लेखक कौन है? गुरदयाल सिंह, मिथिलेश्वर, कोई नहीं या दयाल सिंह। तो सही इसका ऑप्शन है मिथिलेश्वर जी, जो इस कहानी के लेखक हैं। उनकी अपनी पर्सनल कहानी है, मतलब एक तरीके से उनके जीवन में एक बहुत ही माननीय और प्रिय व्यक्ति रहे हरिहर काका। उनकी किस तरीके से बुढ़ापे में कितनी बुरी कंडीशन हो रही थी, उसी पे इन्होंने ये पूरी कहानी लिख दी। प्रश्न संख्या 2 है, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या था। जो ठाकुरबाड़ी थी गांव में, उसके प्रति लोगों के मन में कैसे भाव थे। अपार श्रद्धा थी, घृणा थी, नफरत थी या प्रेम था। तो सही ऑप्शन क्या है? अपार श्रद्धा थी। लोग बहुत ही श्रद्धा रखते थे ठाकुरबाड़ी, क्योंकि भाई पूजनीय स्थल था, तो इसलिए श्रद्धा रखना तो जाहिर सी बात है। प्रश्न संख्या 3 है, ठाकुरबाड़ी के गांव के लोगों ने मंदिर कैसे बनवाया था। जो ठाकुरबाड़ी का जो मंदिर था वो लोगों ने किस तरीके से बनवाया था। भाई वहाँ पहले क्या था, एक बहुत पहले महंत जी एक जो बाबा थे वो मूर्ति रख गए थे, फिर धीरे धीरे गांव वालों ने करके उसको मंदिर बनाया, फिर इतना बड़ा ठाकुरबाड़ी बन गया। तो किस तरीके से उन्होंने बनवाया था? पैसों से, ठाकुर के पैसों से, चंदा इकट्ठा करके, या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है कि जो गांव के लोग थे उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था सब जगह से और तब ठाकुरबाड़ी का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 4 है, गांव के लोग अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं। जो गांव के जो जितने भी लोग हैं वो भाई सभी लोग, हम यहाँ सिर्फ ये नहीं बता रहे कि किसी पर्टिकुलर इंसान, गांव के हर एक घर में संपन्नता थी, सभी लोग खुश थे। तो इसका श्रेय वो किसको दे रहे थे? सरपंच को, ठाकुरबाड़ी जी को, स्वयं को, या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? ठाकुरबाड़ी जी को, यानी कि ठाकुरबाड़ी जी को वहाँ पर इन लोगों ने पूरा निर्माण कराया, तो उनकी कृपा दृष्टि जो है वो सभी गांव वालों पर बनी हुई थी और वो सभी सफलता प्राप्त कर रहे थे। प्रश्न संख्या 5 है, ठाकुरबाड़ी में लोग अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करते थे। ठाकुरबाड़ी में जो लोग थे वो अपनी श्रद्धा किस तरह व्यक्त कर रहे थे? रुपए देकर, जेवर देकर, अन्न देकर, या उपरोक्त सभी। अब हम जैसे मंदिर जाते हैं तो अब जहाँ पे भी हम लोग अपने पूजनीय स्थल जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ भाई उसके भले के लिए कैसे चलेगा वो वहाँ पर, तो
तो उसके लिए कुछ ना कुछ दान दक्षिणा कुछ करना पड़ता है। तो वहाँ पर लोग क्या करते थे, तो उसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी देते थे, अर्थात जिसका जितना, कोई कुछ रुपए दे देता था, कभी कोई जेवर दान में दे देता था, कभी अन्न दान में दे देता था। तो इस तरीके से दान में देकर लोग ठाकुर बाड़ी के प्रति अपनी श्रद्धा और अपार भाव को व्यक्त करते थे। प्रश्न संख्या 6 है, ठाकुर बाड़ी के नाम पर कितने खेत थे? अब क्या था, लोग सिर्फ अन्न जन इतने ही देते थे। अब क्या होता था, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी भी ठाकुर बाड़ी के नाम कर देते थे। वहाँ खेती होती थी, अन्न उपजता था, तो जितना ठाकुर बाड़ी को चाहिए होता था अपने सालाना खपत के लिए वो रखते थे, और फिर बाकी क्या करते थे, वो बेच देते थे, और उन पैसों से ठाकुर बाड़ी का जो रख रखाव है, वहाँ के महंत हैं, पंडित हैं, उनका जो है कारोबार चलता, मतलब उनकी देखभाल साल भर के लिए होती थी इस तरीके से। तो अब ये जो खेत थे वो लोग अपनी श्रद्धा से दान दे दिया करते थे। तो यहाँ पर उनके पास कितने बीघे खेत थी, 10 बीघे, 20 बीघे, 30 बीघे या 2 बीघे? तो सही ऑप्शन क्या था, ठाकुर बाड़ी के पास में 20 बीघे जमीन थी। प्रश्न संख्या 7 है, गांव वालों की अपार श्रद्धा से उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? अब क्या है ना, हम बहुत श्रद्धा रखते हैं भाई, सभी लोग किसी न किसी में श्रद्धा रखते हैं, कोई किसी भगवान में, किसी में, अपने हर किसी के अपने पूजनीय होते हैं। तो जब वो श्रद्धा रखते हैं, हम जिससे श्रद्धा रख रहे हैं, तो हमारा मनोवृत्ति मतलब हमारी सोच विचार किस तरीके की हो जाएगी, क्या आपको हमारे बारे में क्या पता चलेगा कि भाई ये बहुत ही श्रद्धापूर्ण व्यक्ति है या दिखावटी है, कोई भी चीज़ आपको हमारे बारे में क्या पता चलेगी? तो सही क्या था, अंधभक्ति, अविश्वास, धार्मिक प्रवृत्ति या विश्वास। तो अपार श्रद्धा से, गांव वालों की अपार श्रद्धा से क्या पता चलता था, गांव वालों की धार्मिक प्रवृत्ति का, कि यहाँ पर जितने लोग थे वो धर्म को मानने वाले थे, सभी धर्म से डरते भी थे। यानी कि कहने का मतलब, हम बुरा करेंगे तो हमें ईश्वर से दंड प्राप्त होगा, तो हमें जो है ना ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, हम मानते हैं कि श्रद्धा है, तो इसलिए हमारी धार्मिक प्रवृत्ति का पता चलता है। प्रश्न संख्या 8 है, महंत और हरिहर काका के भाई एक ही श्रेणी के क्यों हैं? जो महंत थे ठाकुर बाड़ी के वो, और हरिहर काका के जो भाई थे, वो दोनों एक ही जैसे कैसे थे? जबकि भाई दोनों अलग अलग थे, एक महंत था, एक पारिवारिक लोग थे, तो दोनों एक कैसे हो गए थे? कारण क्या था, दोनों दुर्व्यवहार करते थे, मतलब बुरा व्यवहार करते थे हरिहर काका के प्रति। दोनों ने जमीन हथियाने का षड्यंत्र किया। महंत ने भी हरिहर काका से जमीन हड़पने का षड्यंत्र किया था, उन्हें अपहरण करके लेके गया। पहले तो बड़ी मीठी मीठी बातों में उलझाया, फिर उसके बाद जब वो नहीं माने तो उनका अपहरण करके ले गया था। फिर उसी तरीके से परिवार वालों ने भी उन्होंने षड्यंत्र रचा था। फिर तीसरा यानी कि उपरोक्त दोनों, चौथा कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, उपरोक्त दोनों। महंत और हरिहर काका के भाई एक ही श्रेणी के इसलिए थे क्योंकि दोनों ही हरिहर काका के प्रति दुर्व्यवहार करते थे और दोनों ने ही जमीन को पाने के लिए षड्यंत्र रचा था। प्रश्न संख्या 9 है, महंत ने हरिहर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाया था? महंत ने हरिहर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाया था? पारिवारिक मजबूरी का, गरीबी का, पारिवारिक नाराजगी का या नाराजगी का? तो क्या था भाई, सही ऑप्शन है पारिवारिक नाराजगी का, क्योंकि परिवार के लोग नाराज थे क्योंकि वो जमीन जो है, हरिहर काका जो है वो जमीन उनके भाइयों के नाम नहीं कर रहे थे। बार बार उनको बोलते थे आप जमीन हमारे नाम कर दीजिए, और हरिहर काका नहीं कर रहे थे। इस वजह से परिवार बहुत नाराज हो गया था, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया था। तो ये सब चीजें जो है का फायदा उठाकर महंत ने उन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश करी थी। प्रश्न संख्या 10 है, महंत ने हरिहर काका को किस आधार पर ब्लैकमेल किया? ठीक है, किस आधार पर ब्लैकमेल किया था? उनको क्या चीज का डर दिखाया था? भावनात्मक आधार पर, परिवार के नाम पर, धर्म के नाम पर या कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है महंत ने हरिहर काका को धर्म के नाम पर ब्लैकमेल किया था, कि मतलब आप धर्म के लिए अगर इतना दान करोगे तो हम आपको यहाँ पे रखेंगे, आपकी सारी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, आप स्वर्ग जाएंगे, वहाँ का आपका स्थान निश्चित हो जाएगा। तो कई तरीके के आधार बनाकर उनको जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब हमारे क्या आ रहे हैं, वस्तुपरक यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनके आंसर आपको डिटेल में लिखने पड़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसके आंसर्स को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 11। हरिहर काका अनपढ़ थे लेकिन अपने अनुभव और विवेक से दुनिया को बेहतर समझते थे। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर इतना अनुभव था, इतना विवेक था कि वो हर चीज को समझ जाते थे। भाई कहते हैं ना, हर चीज पढ़ने लिखने से नहीं आती, अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो अब भाई इतने एजेड व्यक्ति थे तो अनुभव तो होना उनके साथ लाजमी था। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखिए क्या है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। उनको इस बात का ज्ञान है कि जब तक उनके पास जमीन जायदाद है सभी उनका नाम मान सम्मान करेंगे। ठाकुरबाड़ी के महंत उन्हें अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देने का आग्रह कर उन्हें यह समझाते हैं कि ऐसा करने पर उनका गांव में मान सम्मान बढ़ जाएगा, उनका परलोक भी सुधर जाएगा। उनके सगे भाई भी उनसे उनकी जमीन जायदाद को अपने नाम करने को कहते हैं और इसके बदले में उनका आदर सत्कार करते हैं। मतलब परिवार वाले भी उनका आदर सत्कार क्यों कर रहे हैं, ताकि जमीन मिल जाए। महंत भी उन्हें क्या स्वर्ग में स्थान आरक्षित करने के नाम पे जो है उन्हें बहला फुसला रहा है। कारण क्या है कि जमीन अपने नाम करते। लेकिन हरिहर काका समझदार व्यक्ति थे, इतने अनुभवी थे। ये क्या, इसको हम कैसे देखेंगे। हरिहर काका दोनों यानी महंत और अपने भाइयों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और किसी भी बात को नहीं मानते, क्योंकि इसी गांव में कई लोगों की जमीन जायदाद अपने नाम करवाने के पश्चात घर वालों ने उनके जीवन का सत्यानाश कर दिया था। हरिहर काका धोखे में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वे जीते जी अपनी जमीन जायदाद किसी के भी नाम नहीं करना चाहते थे। मतलब अब अनुभवी कैसे थे, समझदार कैसे थे, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को ऐसा देखा था कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने अपनी जमीन दूसरों के नाम कर दी और उसके बाद उनका पूरा जीवन सत्यानाश हो गया। ना उनके पास जमीन, ना खाने को, ना रहने को, कुछ भी नहीं। और जिन्होंने जमीन प्राप्त करी थी वो उनको घर से तक निकाल देते हैं। तो ये क्या था कि जब तक आप जीवित हो जमीन अपने पास रखो, तब तक आपका आदर सम्मान सभी कोई करते रहेंगे। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही समझदार और विवेकी व्यक्ति थे, अनुभवी भी थे। तो ये चीज इससे पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है। हरिहर काका की अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत किस प्रकार हुई। क्या यह मोह भंग उचित था। मोह भंग का मतलब क्या है, भाई उनकी 2 शादियां हुई, दोनों पत्नियां उनकी गुजर गई हैं हरिहर काका की। अब उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो अब वो अपने भाई के जो परिवार थे, बेटे बहू, उनके साथ रहते थे। अब उनको बड़ा लगाव था कि भाई मेरा भाई है, उनके बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, तो उनको सब अपना ही समझते थे, बहुत ही लगाव था। लेकिन ये लगाव टूटा कैसे और क्या ये टूटना सही था, आपको ये दोनों तरह, मतलब वो जो लगाव था अपने भाई के परिवार के प्रति, वो लगाव टूट गया। वो किस कारण से टूटा, पहले आपको ये बताना है। फिर दूसरा ये क्वेश्चन ये है, क्या वो टूटना सही था। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आपको देने। कैसे लिखेंगे ये देखिए। हरिहर काका के अपने परिवार के सदस्यों में मोह भंग की शुरुआत तब हुई जब उनके भाइयों की पत्नियों, बहुओं और बच्चों ने उन्हें पूछना तक बंद कर दिया। एक बार जब वे बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी तक देने के लिए नहीं आया। मतलब शुरू में तो जब वो अपने भाई के पास रहने आए तो बड़ा आदर सत्कार होता था, फिर धीरे धीरे किसी ने भी उनको पूछना बंद कर दिया। एक बार बीमार पड़े तो किसी ने पानी तक नहीं पूछा। भाइयों के बच्चे घर में धमा चौकड़ी मचाते रहते, औरतें उन पर ध्यान नहीं देती थी। उनके भाई तो खेतों पर चले जाते, अतः उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वयं ही उठना पड़ता था। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। हरिहर काका के मोह भंग को किसी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि उनके भाइयों के परिवार के सदस्य उनकी बीमारी में भी देखभाल नहीं कर सकते थे तो फिर ऐसे परिवार का क्या लाभ। हरिहर काका के परिवार के सदस्यों को केवल उनकी संपत्ति अर्थात जमीन जायदाद से ही लगाव था, उनके प्रति कोई लगाव नहीं था। ऐसे में उनके परिवार से मोह भंग हो जाना उचित था। तो क्या हुआ, मोह भंग कैसे हुआ, ये हमें समझ में आ गया। अब ये उचित था या अनुचित, ये किस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए, ऐसा परिवार जो सिर्फ पैसों का मोह रखता हो तो ऐसा परिवार ना के बराबर है। भाई हम जब तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, अगर कोई तब हमारी देखभाल नहीं कर सकता तो ऐसा परिवार किसी काम का नहीं होता। सिर्फ पैसे की ही पूछ तो ये तो गलत होती है। तो यही चीज हरिहर काका के साथ हो रही थी। बस उनकी जमीन जायदाद हथियाना चाहते थे मगर उनकी देखभाल नहीं करना चाहते थे। मान लो आगे अभी तो भाई थोड़ा बीमार पड़े, आगे और भी बीमार पड़ सकते हैं, भाई बूढ़ा शरीर है, आगे और पड़ेंगे। तो इस तरीके से परिवार के प्रति उनका मोह भंग होना बिल्कुल सही था।
क्योंकि ऐसा परिवार किसी काम का नहीं होता। प्रश्न संख्या 13 है, पुजारी द्वारा हरियर काका के घर की बातें सुनकर ठाकुरबाड़ी के महंत के कान खड़े हो जाने को आप उसकी किस प्रवृत्ति का द्योतक मानेंगे? ऐसी स्थिति में आपकी समझ में उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए? अब क्या हुआ, ठाकुरबाड़ी का जो एक पुजारी था वो हरियर काका के घर पे था। उसी दिन उनके घर में कहासुनी हो जाती है, भाई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है वो पुजारी सुन लेता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई इनके घर में कुछ लफड़ा है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो पुजारी किस प्रवृत्ति का है? पहली चीज आपको ये बतानी है। दूसरा, ऐसी स्थिति में आपकी समझ में उसका क्या कर्तव्य, अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी हो रही है और वहां पे अगर कोई संत पुजारी है तो उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या उसमें उसको अपनी रोटियां सेकनी चाहिए, या उसको उस झगड़े को सुलझाना चाहिए, या उस झगड़े को एकदम बड़ा बनाकर बाहर बता देना चाहिए? एक पुजारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए उस समय, ये आपको बताना है। ये दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में। तो क्या है इसमें, देखिए, पुजारी द्वारा हरियर काका की घर की बातें सुनकर ठाकुरबाड़ी के महंत के कान खड़े हो जाते हैं। जब हरियर काका अपने घर वालों से नाराज होकर घर छोड़ देते हैं तो महंत ठाकुरबाड़ी में उनका खूब स्वागत करता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में वो काका के अपहरण का षड्यंत्र भी रचता है। इस पूरे घटनाक्रम से पता चलता है कि महंत एक धन लोलुप और स्वार्थी व्यक्ति था। वह दूसरों को आध्यात्मिकता का संदेश देता है परंतु स्वयं सभी दुर्गुणों से युक्त है। तो एक पुजारी, एक महंत, अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसने क्या किया, उसने उसका फायदा उठाया ताकि उसे संपत्ति और धन मिल जाए। तो जो परिवार से नाराज होकर तो ठाकुरबाड़ी में रखा, उनको बहलाया, फुसलाया, अपहरण किया। तो इसका मतलब ये था कि वो एक पुजारी या भगवान का सेवक नहीं था, वो क्या था, वो धन का लालची व्यक्ति था। तो इसकी धन लोलुप प्रवृत्ति का पता चलता है। दुनिया की नजर में वह साधु संत है परंतु वास्तविकता में ठीक इसके विपरीत है। हमारी समझ में स्थिति में महंत का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह हरियर काका के परिवार को काका के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराता, काका तथा उनके परिवार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता। उनका काम समाज के सभी सदस्यों के दुख सुख में उनकी मदद करना है, ना कि उनके दुखों को बढ़ाना। तो अगर ये परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, मतलब एक परिवार में अगर झगड़ा लड़ाई चल रहा था संपत्ति को लेकर, तो यहाँ पर महंत की जो प्रतिक्रिया या क्रिया होनी चाहिए वो ये थी कि वो आता, भाई जो परिवार था उसको पूरा समझाता कि आपका कर्तव्य ये है, इनकी देखभाल करना, एक बुजुर्ग की सेवा करना, ये सब करना, झगड़े होते तो उनको सुलझाने की कोशिश करना, ये होता है। एक पुजारी, एक महंत ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों के सुख और दुख में हिस्सेदारी करता है। अगर दुख है, तकलीफ है तो उसमें भी हिस्सेदारी रखता है, सुख है तो भी उसको जो है जाके आशीर्वाद देता है, हर तरीके से आशीर्वाद देता है, उनकी मदद करता है, तकलीफ में भी मदद करता है। मगर यहाँ इसके जस्ट विपरीत था। प्रश्न संख्या 14 है, महंत द्वारा हरियर काका को समझाए जाने पर उनकी मन स्थिति कैसी हो गई थी? जब महंत उनको समझाते हैं कि भाई परिवार नहीं साथ दे रहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ आकर रहिए, सारी ज़मीन अपनी जो है ठाकुरबाड़ी के नाम कर दीजिए और क्या कहते हैं, आपका परलोक सुधर जाएगा, सारे लोग आपकी वाहवाही करेंगे। जब ये सब चीज़ें महंत ने समझाई थी तब हरियर काका की मन स्थिति क्या थी, वो क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे, ये चीज आपको बतानी है। तो क्या है, जब ठाकुरबाड़ी में महंत ने हरियर काका को समझाया कि यदि वह अपनी जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देंगे तो उनका नाम अमर हो जाएगा और समाज में उनका सम्मान बढ़ जाएगा, तब उन्हें लगा कि उन्हें इस पुण्य अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए। मतलब वो सोच लेते हैं, नहीं ये तो बहुत पुण्य अवसर मिला, हरियर काका सोचते हैं कि हमको ये ले लेना चाहिए, ठीक है, हमें मतलब अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को दान कर देनी चाहिए और यहीं पर एक संत की तरह रहना चाहिए। लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने यह सोचा कि उनके भाइयों का परिवार भी तो अपना ही परिवार है। यदि वह अपने भाइयों को अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा नहीं देते तो यह अपने परिवार से विश्वासघात करने जैसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार के सदस्य ही तो अंतिम समय तक काम आते हैं। यही सब सोचकर हरियर काका असमंजस की स्थिति में आ गए। उनसे महंत को ना कुछ कहते बना और ना ही कुछ सोचते बना। तो जब महंत ने उन्हें समझाया तो पहले क्षण तो उनको ये लगा कि हमें जो है अपनी प्रॉपर्टी ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, इससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा,
हमारा परलोक सुधरेगा, मैं अमर हो जाऊंगा, हमेशा के लिए मेरा नाम की वाहवाही होगी। लेकिन दूसरे ही वो क्षण सोचते हैं कि जो मेरे भाई हैं वही तो मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी हो, मेरी संपत्ति उनकी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब सोचते हैं तो अंत में आके उनकी स्थिति ये हो जाती है कि वो महंत को किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाते। प्रश्न संख्या 15 है, पारिवारिक संबंधों में आई खटास ने हरिहर काका को अपने ही घर में पराया बना दिया। इससे उनके जीवन में आए सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन को रेखांकित कीजिए। आपको यहां पर बताना है कि जब एक परिवार, हरिहर काका जो परिवार था, उनके साथ उनकी बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई, मतलब बिल्कुल कहासुनी हो गई, उन्होंने सोचा नहीं था। अब इसका क्या सकारात्मक पॉइंट था और क्या नकारात्मक था, आपको दोनों तरीके से बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से। तो ये कैसे आएगा, पहले सकारात्मक पॉइंट देखिए। पारिवारिक संबंधों में आई खटास के कारण हरिहर काका अपने ही घर में अपमानित एवं उपेक्षित हो गए थे। मतलब सभी ने उनका अपमान किया था और कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे सामर्थ्यवान होते हुए भी उनका अकारण तिरस्कार किया जा रहा है। सामर्थ्यवान इसलिए थे क्योंकि उनके पास संपत्ति थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन तब भी सभी उनका अनादर कर रहे थे। निश्चित रूप से निजी संबंधों के प्रति घृणा का भाव काका के जीवन में भाइयों के प्रति प्रेम को कम करता है। यह स्थिति सकारात्मक इस अर्थ में कही जा सकती है क्योंकि इसके कारण ही काका को संबंधों की सच्चाई का ज्ञान पता चला। तो यहां पर क्या है, जब ये परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उन्हें एक्चुअल में, कहते हैं ना, बुरे समय में ही संबंधों का हमें पता चलता है कि कौन संबंधी हमारे ज्यादा सगे हैं और कौन सिर्फ दिखावे के लिए हमारे पास है। तो बुरा समय जब उनके पास आया तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उन्हें एक्चुअल में पता चल पाया कि ये भाई हमारे सगे हैं भी या नहीं। तो ये सकारात्मक पॉइंट था। अब इसका नकारात्मक पॉइंट क्या है, कहानी में वर्णित दूसरा प्रसंग हरिहर काका के जीवन को पूरी तरह बदल डालता है। जब उनके भाई उन्हें वापस घर लाकर संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए उन पर दबाव डालते हैं तथा उनकी हत्या करने का प्रयास करते हैं, इससे हरिहर काका अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन परिवार और समाज का सत्य एकदम नग्न रूप से उनकी आंखों के सामने आ जाता है। अब निगेटिव पॉइंट ये था कि भाई जब महंत उनको किडनैप कर लेता है तो भाई परिवार वाले फिर उनको समझा बुझा के अच्छे से वापस लेकर आते हैं, 2-3 दिन खातिरदारी करते हैं और फिर उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, यहां तक कि जान से मार डालने की भी कोशिश करते हैं। तो इस परिस्थिति में जो हरिहर काका हैं उनके सामने क्या चीज निकल कर आती है कि जो परिवार, जो धन के लिए समाज और परिवार कितनी नीचे हद तक गिर सकते हैं, ये नग्न सच्चाई उनके सामने आती है। तो ये एक सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट था। प्रश्न संख्या है 16, सबके मन में यह बात है कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। इससे गांव वालों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है। सभी लोग इस पृथ्वी पे जन्मा हर एक प्राणी एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, ये एकदम सत्य है। तो इसी सत्य को फॉलो करते हुए गांव वालों कहते हैं कि हरिहर काका ने कोई अमृत तो पिया नहीं, एक ना एक दिन मरेंगे ही मरेंगे, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये तो तरह तरह की जो लोग हैं गांव वाले बात करते थे। तो इन सब चीजों से गांव वालों की मनोवृत्ति का जो पता चलता है आपको वो लिखना है। तो क्या है यहाँ पर, जब हरिहर काका को महंत जी और उनके भाइयों की असलियत खुल जाने के बाद पुलिस का संरक्षण मिल गया, मतलब महंत से भी अलग हो गए और परिवार वालों से भी अलग हो गए, उसके बाद अब उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है, फिर वो नौकर रख लेते हैं, उसके साथ रहते हैं ना। तो भी गांव वालों के बीच तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। गांव वाले इस बात से आशंकित थे कि हरिहर काका के कारण आने वाले समय में ना जाने और कौन सी मुसीबत इस गांव पर आएगी। गांव वालों की इस सोच ने उनकी इस मनोवृत्ति का पता चलता है कि उन्हें हरिहर काका से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के विषय में चिंतित थे। इससे यह भी पता चलता है कि आज के युग में कोई किसी के लिए नहीं सोचता, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परेशान रहता है। आज समाज में इस प्रकार की मनोवृत्ति ने घर कर लिया है, जिससे अपनापन, लगाव, एक दूसरे के साथ दुख सुख की चिंता आदि समाप्त होती जा रही है। तो ये जो परिस्थिति आई, जो गांव वालों ने बोला सब कुछ हो गया, उसके बाद वो अकेले रहने लगे, पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया, एक नौकर रखा, उन्होंने सब कुछ जो है ये होने लगा।
तब भी गांव वाले ये सोच रहे थे कि इन्होंने जो किया इसकी वजह से आने वाले समय में पता नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि ठाकुरवाड़ी को जो है दुखित किया हरिहर काका ने, तो जरूर कुछ अब जो है कुछ बुरा घटित होगा। तो सब यहाँ पर हरिहर काका के लिए एक व्यक्ति भी परेशान नहीं था, सब अपने लिए चिंतित थे कि कल को मुसीबत आएगी तो हम पर भी टूटेगी, भाई ईश्वर का कहर होगा तो हम पर भी टूटेगा। तो यहाँ पर क्या था, वो सभी स्वार्थी हो रहे थे। तो यहाँ पर गांव वालों की स्वार्थी मनोवृत्ति का पता चलता है। प्रश्न संख्या 17 है, आम आदमी की धर्म के प्रति अंधश्रद्धा को धर्म के ठेकेदार किस प्रकार से भुनाते हैं? हरिहर काका कहानी में काका किस प्रकार इसका शिकार हुए? व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे किस प्रकार बचा सकता है? देखिए, अंधविश्वास के नाम पे लोगों को बहुत ठगा जाता है। आप अक्सर न्यूज़ में, आप न्यूज़पेपर्स में ये सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। कितने कितने लोग अंधविश्वास के नाम पे कितने लोगों को ठगते रहते हैं, कितना हैरस करते हैं, सब होता है। तो यही चीज़ हरिहर काका के साथ भी हुआ, महंत ने यही काम किया था। तो ये चीज़ें आपको बतानी है कि क्या हुआ था उनके साथ में, क्या किस प्रकार शिकार हुए इस अंधविश्वास का। फिर दूसरा, व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब हमको अपना जो बुद्धि है वो हम किस तरीके से, हर चीज हम ये सोचें आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें ऐसा नहीं, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सोचना पड़ता है। आखिर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। मतलब हमें सिर्फ आंख मूंद कर ही चीजों को स्वीकार नहीं करना है, हमें उसके पीछे के कथ्य सत्य मिथ्य हर एक चीज को ढूंढ कर निकालना होता है कि ये है क्या चीज। तो इसको लिखेंगे हम कैसे। पहला क्या है, आम आदमी की धर्म के प्रति अंधश्रद्धा पर धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले महंत, पुजारी आदि अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। वे व्यक्ति को धर्म के नाम पर डरा डरा कर अपनी जेब भरते रहते हैं। जब भी वे किसी व्यक्ति को दुखी, निराश या परेशान देखते तो तुरंत ही मोह माया की बातें कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते। तो महंत क्या था कि वो दूसरों को बहुत ही ज्यादा, जब जैसे दुखी है भाई, दुखी है, जब दुखी व्यक्ति होता है ना तो उसको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो इमोशनल सपोर्ट देते हैं। ठीक, महंत जाता है वहां पे इमोशनल सपोर्ट देता है, बहलाता है, फुसलाता है, उनके पास जितनी संपत्ति होती है वो सब लेके रख लेता है और उस दुखित में ही उसके सामने बहुत सारे अंधविश्वास पेश कर देता है और वो दुखी व्यक्ति जो सहारा ढूंढ रहा होता है वो उस अंधविश्वास की तरफ आकर्षित हो जाता है। कहानी में हरिहर काका भी इसका शिकार होते हैं। कैसे हुए? ठाकुरवाड़ी का महंत जानता है कि हरिहर काका को अपनी कोई संतान नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर वह उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है। फंसाते हुए उनसे कहता है कि उन्हें मोह माया के फेर में नहीं पड़ना चाहिए और अपने हिस्से की जमीन ठाकुरवाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी और गांव में मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो हरिहर काका भी परेशान थे अपने परिवार वालों की वजह से, तो अब उन्हें बहला फुसला के लाता है, डरा, मतलब अब वो क्या करता है, धर्म का चक्कर दिखाता है कि आप भैया पैसे दे दीजिए, सब कर दीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, परलोक सुधर जाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अमर हो जाएंगे, सारे गांव वाले आपकी वाहवाही करेंगे। इस तरीके से वो अंधविश्वास के चक्कर में उन्हें फंसाने की कोशिश करता है। अब है प्रश्न संख्या 18 में क्या है, हरिहर काका एकदम मौन क्यों हो गए? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? अंत में क्या हुआ था, जब महंत और परिवार के लोगों ने जब उनको पूरी तरह के हैरेस कर लिया तो अंत में उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन ले लिया था और मगर एकदम चुप हो गए थे, लेटे रहते थे, आसमान की तरफ ताकते रहते थे। तो ये जो था इसका कारण आपको लिखना है कि वो मौन क्यों हुए थे और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमको क्या चीज पता चलती है। ये दो चीजों में आपको आंसर देने हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए। हरिहर काका के लिए उनके भाइयों का परिवार ही सब कुछ था, क्योंकि वे निसंतान थे और उनकी पत्नी जीवित नहीं थी। वे अपने भाइयों के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे थे। भाइयों के प्रति प्रेम एवं लगाव का जल्द ही भ्रम टूटने लगा और उनका मोह भंग होना शुरू हो गया। जमीन के लालच में उनके भाइयों ने उनसे मारपीट तक की। इससे पहले मठ के महंत ने भी उनसे बुरा व्यवहार किया। इन घटनाओं के कारण हरिहर काका को बहुत सदमा पहुंचा। उन्होंने अपने भाइयों एवं निकट संबंधियों से जिसकी उम्मीद नहीं की थी। सदमे के कारण ही हरिहर काका बिल्कुल मौन हो गए। तो दोनों चीजें हुई थी, महंत के द्वारा और भाइयों के द्वारा। जो कुछ हुआ था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं थी, इसका उनको बहुत ठेस लगी, बहुत सदमा बैठा, इसके कारण वो बिल्कुल मौन हो गए थे।
अब क्या है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह भौतिक दुनिया स्वार्थों से भरी है। यहाँ सभी व्यक्ति स्वार्थी एवं लोलुप प्रवृत्ति के हैं। लोलुप मतलब लालची प्रवृत्ति के हैं। पारिवारिक संबंध उनके लिए अधिक मायने नहीं रखते हैं। स्वार्थ एवं लालच से परिपूर्ण इस संसार में व्यक्ति की कद्र नहीं होती। हरिहर काका इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। हमें ऐसी कुप्रवृत्ति से बचना चाहिए और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो समाज है वो क्या है, स्वार्थी है, लालची है। हमें ये चीजें जानी हमें, और साथ ही हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस प्रवृत्ति में नहीं फंसने पाए। हम अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, और परोपकारी और सेवा प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, हरिहर काका कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है? यह समाज के किस कटु सत्य की ओर संकेत करती है? अब आखिर लेखक ने ये कहानी क्यों लिखी? क्या कारण था कि वो हम ये कहानी हमारे सामने लाना चाहते थे? पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये कि इसके जरिए समाज का कौन सा कड़वा सच हमारे सामने आया? ये दो क्वेश्चन है। तो क्या है, हरिहर काका नामक कहानी लिखने का उद्देश्य है सगे मतलब अपने और पराये लोगों के प्रति सावधान करना। बहुत से हमारे पास ऐसे लोग होते हैं, हमारे बड़े सगे संबंधी हैं, बहुत प्रिय हैं, लेकिन कभी आप पे विपत्ति आए तो आप उनसे मदद मांग कर देखिए, तो आपको उनका असली चेहरा पता चल जाएगा। अगर वो आपके सगे हैं तो हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, और अगर वो आपको कुछ नहीं समझते तो वो आपसे मुंह फेर लेंगे। ये जो चीजें हैं ये सामने आ जाती हैं कब? जब व्यक्ति बुरे वक्त में फंसता है। तो यही चीज हमें कहानी में बताई गई। क्या है? हमें सावधान किया जा रहा है अपने और पराये दोनों लोगों के प्रति। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से इस बात पर बल दिया है कि सभी प्रकार के संबंध, रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं। यही नहीं, सगे संबंधी तो दूर की बात है, साधु महात्मा भी इस बुराई से अछूते नहीं हैं, और वे भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसे में व्यक्ति को स्वयं समझदारी दिखानी चाहिए और किसी भी रिश्ते की बजाय स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। कहने का मतलब है आप अपने अंदर हिम्मत रखिए, दूसरे पर डिपेंड नहीं होगी। समाज में अपने हो, पराये हो, साधु हो, महात्मा हो, हर एक व्यक्ति स्वार्थ से ही बना हुआ है। वो जैसे ही आपको मौका पड़ेगा, आपके पास जो कुछ होगा सब अपने फायदे के लिए, और जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो वो आपको देखेगा तक नहीं। तो यहां पर क्या करना है, हमें अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है और बाहरी लोगों से सावधान रहना है। हरिहर काका नामक कहानी में इस बात को स्पष्ट किया कि लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके आपसी रिश्ते भी स्वार्थ पर ही आधारित हैं, यहां तक कि वे धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी जो लोगों के कल्याण की बातें करती हैं, इस स्वार्थ से अछूती नहीं रही हैं। धन प्राप्त करने की चाहत लोगों के रिश्ते नातों में कभी ना भर पाने की वही दरार डाल देती है। तो यहाँ पर ये कहानी से हमें समाज का कटु सत्य जो सामने आता है, किस तरीके से हमारे सगे संबंधी हमारे पैसों को पाने के लिए किस हद तक मतलब जान से मार देने तक की कोशिश करते हैं। तो ये अपनों का एक कटु सत्य निकल के आता है, और समाज का जो कटु सत्य है कि भगवान के नाम पर डर दिखाकर किस तरीके से लोगों को हैरेस किया जाता है, उनकी संपत्ति लूटी जाती है। तो ये समाज का एक कटु सत्य हमारे सामने निकल कर आ रहा है, समाज और परिवार दोनों का। प्रश्न संख्या 20 है, हरिहर काका कहानी के आधार पर बताइए कि एक महंत से समाज की क्या अपेक्षा होती है। उक्त कहानी में महंतों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। अगर कोई एक धार्मिक मठ है, कुछ है, तो वहां पर क्या उम्मीद करी जाती है कि वहां पर महंत कैसे हों। फिर दूसरा, इस कहानी में महंत की क्या भूमिका रही, इस पे आपको एक टिप्पणी करनी है। तो क्या है, एक महंत से समाज को बहुत अपेक्षाएं रह होती हैं। महंत का काम समाज के सभी व्यक्तियों के दुख सुख वो उनकी मदद करना होता है, ना कि उनके दुखों को बढ़ाना। हरिहर काका कहानी में महंत का यह कर्तव्य होना चाहिए था कि वह हरिहर काका के परिवार को काका के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराता और काका तथा उनके परिवार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता। तो समाज क्या करता है, आप सेवा भाव करिए,
ठीक है। और यहाँ पर भूमिका क्या कहती, मध्यस्थता का काम करती, समझाने बुझाने का काम करती। कहानी में महंत की भूमिका, हरिहर काका कहानी में महंत जी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। दबंग मतलब एक गुंडा टाइप का जो व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा प्रभुत्वशाली होता है, उस तरीके का। आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर किंतु व्यवहार से महास्वार्थी। धर्म के नाम पर लोगों को छलना, ठगना और उल्लू सीधा करना उन्हें अच्छी तरह से आता है। जब भी वे किसी व्यक्ति को निराश, दुखी या परेशान देखते, तुरंत मोह माया की बातें कर थोड़ी ही देर में उसे अपने जाल में फांस लेते। यदि कोई व्यक्ति सीधी तरह उनके चंगुल में नहीं आता तो उन्हें अंगुली टेढ़ी करना भी आता है, और ऐसे में वह जोर जबरदस्ती का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचाते। तो इस जो कहानी हमने अभी पढ़ी हरिहर काका से में, इसमें महंत की भूमिका क्या थी, वो बहुत ही स्वार्थी प्रवृत्ति का था, दबंग प्रवृत्ति का था, अपनी मतलब बल को भी दिखाता था, आध्यात्मिक ज्ञान भी था और स्वार्थी भी था। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे डेंजरस कॉम्बिनेशन कहा जाता है। मतलब लालच भी है, आध्यात्म भी आता है, उससे लोगों को आकर्षित भी कर लेता है, और दबंग है, किसी से दबता भी नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन जो था महंत का, इसने बहुत से लोगों की संपत्ति को हड़पा था। तो यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है, ये जो हमने क्वेश्चन पेपर किया, ये हमने यहाँ पर समाप्त किया। आई होप आप सभी ने यहाँ पर जितने भी आंसर मार्क किए होंगे बहुत अच्छे से किए होंगे, सभी के आंसर सही गए होंगे। हमारे चैनल पे हम जितने भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हैं, सिर्फ हम ये नहीं कह रहे सिर्फ ये टेस्ट पेपर, आपके जितने भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, सारा जितना भी मटेरियल, जितना भी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए हम कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। साथ ही ये सारा ही कंटेंट बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही उच्च क्वालिटी का निकाल के लेके आते हैं जिसको आप कर सकें, और साथ ही साथ अच्छी टीचर्स द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको एक एक पॉइंट पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस अच्छे से मिलते रहें। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।